नमस्ते, सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले शुक्रिया आप लोग यहाँ आने के लिए। और ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि जो हमारे स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में जो हो रहा है दिसंबर से, इट्स वरिंग। इसलिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए क्योंकि आप लोग अगर देखें तो हर 3 या 4 दिन में आपको कुछ न्यूज़ कुछ ना कुछ मिलेगा। सबसे पहले एक जो हम लोग पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जैनूर के बारे में, जो आसिफाबाद आदिलाबाद के बीच में है। वहाँ का जो हालात है, वहाँ पे जो राइट्स हुए, मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अब 50 दिन हो गए, वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, मार्केट क्लोज्ड है। आज सुबह मार्केट खोलने वाले थे पर आदिवासी कम्युनिटी जाके कुछ कंप्लेंट करे तो मार्केट नहीं खोल रहे। तो वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी मुसलमान जो है, वहाँ पे बहुत मुश्किलात में है। उन लोग को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है वहाँ पे। हम लोग का ये मसला है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। हम लोग इतने रिप्रेजेंटेशंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे लोगों से बात करें, बट टोटल इंडिफरेंस है। वो इशू सॉल्व करने के बजाय अब एक दूसरा इशू आ चुका है यहाँ पे सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद हमेशा, हैदराबाद में जो कुछ भी हुए, सिकंदराबाद हमेशा काम और पीसफुल रहा है। वहाँ पे एकदम अचानक से कोई आदमी जिसका नाम सुने तो ही हम लोगों को शक पड़ता है कि उनका नाम सलमान सलीम ठाकुर कुछ है। उन्होंने आके वहाँ पे एक टेम्पल पे वो डेसिक्रेट करे वहाँ पे। उसके बाद इमीडिएटली एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और कल जहीराबाद में फिर से आई थिंक VHP कौन सा गैंग है, आई डोंट नो, वन ऑफ दोस एक्सट्रीम राइट विंग गैंग्स वहाँ फिर से प्रोटेस्ट रैली निकाले और दुकानों पे अटैक करे। तो हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? CM साहब के पास होम मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। तो क्या CM साहब, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, क्या CM साहब इतना मसरूफ़ है कि अपने स्टेट के बारे में उनको कुछ कोई ख्याल नहीं है, कुछ करना नहीं चाह रहे, क्या है? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एड्रेस करने के लिए हम लोगों को डर है अभी कि ये जो हमारा तेलंगाना है, जिसमें हम सब एक साथ इकट्ठा गंगा जमुनी तहजीब जो है वो अब अटैक पे है। और हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? ओके, वो लोग बोल रहे हैं कि BJP कुछ कर रहे हैं, BRS हेल्प कर रहे हैं, पर यहाँ का गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो वो लोग क्यों इतना इनएफिशिएंट, इनेप्ट है? और we definitely don't want to see our state become something like what's happening in the north, जहाँ पे minorities डर डर के रहे। हम लोग को वो फिक्र की बात है वो। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, और तफसील में ये प्रेस नोट भी है। तो आई फर्स्ट आस्क एडवोकेट MA शबीर टू स्पीक। हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कम्युनिटी फोर्सेस है, कम्युनिटी फोर्सेस काफी रन ला रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद में कई इंस्टेंसेस में जहाँ पे पुलिस का रोल माना दिखता है, उसमें कितना सपोर्ट कर रही है पुलिस। वैसे ही जयपुर में अगर आप देखेंगे जो इंस्टेंस हुआ 3 तारीख को, वहाँ पे एक धरना होता है। धरने में पुकार कर ट्राइबल कम्युनिटी को वर्गलाया जाता है और बाहर से लोग आकर वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को इंस्टिगेट करकर, तो ये देखने पर वहाँ के जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो DSP के पास पहुँचते हैं और SP के पास पहुँचते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि किस हाल ये आप क्या क्या जो है इसमें जो है इंतज़ाम किए हैं, कल रैली होने वाली है। तो जो है वहाँ पे अश्योरेंस दिया जाता है, तयक़ुन दिया जाता है DSP के साथ के पास से कि आप घर से मत निकलिए, हम बाकी का पूरा देखते हैं कि हर चीज़ जो है
हिसाब से है। नेक्स्ट डे रैली होती है, घरा जला जाते हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती है और दुकानें तोड़कर जलाया जाता है। इन सब में पुलिस शामिल है, पुलिस साथ साथ चल रही है, रोकती नहीं है पुलिस ने किसी को। तो इससे ये समझ में आता है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनका जो है इसमें साथ है। हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कई दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग मिलकर काम करें, लेकिन होने के बाद कंप्लेंट्स लेने में ताख़ीर की गई है और वहाँ का जो नुकसान हुआ है उसको असेसमेंट करने में काफ़ी जो है रुकावटें डाली गई कलेक्टर की तरफ से। कलेक्टर कभी जो है वहाँ पे किसी मुसलमान को जाकर अपने प्रॉपर्टीज़ को असेसमेंट करने नहीं दिया और जो लोग वहाँ पे इमीडिएट कंप्लेंट करे हैं वो टेंटेटिव जो असेसमेंट करे हैं वो लगभग 50-60 करोड़ के ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो उसमें और ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है गवर्नमेंट अपने से करे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का जो उनके ऑफिसर्स हैं वो जो है मॉब को रोकने में नाकामयाब रहे, बल्कि रोकने में नाकामयाब नहीं बल्कि वहाँ पर ठहर कर तमाशाई देखते रहे और तो और जो लोग करे हैं उसको सज़ा दी जाए, उनके ऊपर केसेस बुक करे जाए। जो केसेस बुक करे हैं वो सही नहीं है और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें वहाँ के वाक़यात में ये भी है कि जहाँ पे फायर सर्विसेज वाले पहुँचने की कोशिश कर रहे थे उसको जो है लोकल्स पहुँचने नहीं दिए और पुलिस उनको हटाने में नाकाम रही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो पूरा बना बनाया काम था, स्क्रिप्टेड था। और हम ये चाहते हैं कि जो है ये चीज़ फैलते जा रही है। जो इंसिडेंट अगर कोई चीज़ होती है तो उसको जो है रोकने के बाद दोनों कम्युनिटीज़ को या जिससे भी होता है मिलाकर बिठाकर बात की जाए, उसके बजाय यहाँ पर जो है पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी अपनी हवा देकर अपना अपना वोट बैंक को जो है बटोरने में लगे हुए हैं। थैंक यू। Thank you. Now I'll ask Dr. Kumar from Bansar to comment on the current situation. तो इसमें मैडम ने और सर ने काफी डिटेल में आपको बताया है। जब ये जेनवर का अटैक के बारे में लोगों को तो पता नहीं था, అంటే చాలా మందికి తెలియదు అసలు జేఎన్యూలో ఇలా జరిగిన విషయం తెలంగాణలో ఎక్కువ మందికి తెలియదు. నాకు కూడా ఇది ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ ముందు తెలుసు. ఒక 10 రోజుల ముందు ఈ విషయం జేఎన్యూలో ఇంత పెద్ద అటాక్ జరిగిన విషయం కూడా ఒక 10 రోజుల ముందు తెలుసు. అది అక్కడ ఒక 50 కోట్ల రూపాయల లాస్ జరిగింది అంటే ముస్లిం కమ్యూనిటీని అన్న విషయం. ఇంత పెద్ద రైట్స్ జరిగిన కల్మల్ రైట్స్ జరిగిన విషయం తెలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ అసలు తెలంగాణలో ఉన్నామా లేకపోతే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నామా అన్నది డౌట్ क्रिएट है। ये तेलंगाना ये या उत्तर प्रदेश है, ऐसा मुझे लगा कि क्योंकि वो तेलंगाना में ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी आशा नहीं कर सकते कि तेलंगाना में इतना बड़ा वाइड सोल और वहाँ पे అంటే ఇక్కడికి ఆసిఫాబాద్ జైనూరులో వాళ్ళు అంటే మా కార్యకర్తలందరూ ఆసిఫాబాద్లో ఉన్నారు, ఆదిలాబాద్లో ఉన్నారు. వాళ్ళతోటి ఫస్ట్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే అటాక్ చేయడానికి వచ్చిందో వాళ్ళు ప్రాపర్ ఆసిఫాబాద్ జైనూరు వాళ్ళు కాదు, బయట నుండి తీసుకొచ్చిందన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉన్నది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి హార్డ్ వర్కరు, తెలంగాణలో ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని పైకి తీసుకురావడం ప్లస్ ఎక్కడ చూసినా మీరు అంటే ఈ భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బేస్ ఓట్, దాని బేస్ ఓట్ ముస్లిం ఓట్ ఉంటుంది, మైనారిటీ ఓట్ అంటే 15% to 15% ఓట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కాంగ్రెస్ బేస్ ఓట్ బ్యాంక్ అది. సో ఈ కాంగ్రెస్ ఉన్నటువంటి బేస్ ఓట్ బ్యాంక్
అంటే ముస్లింల పట్ల ఒకవేళ తెలంగాణలో ఇంత భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ జరిగింది అన్నది ఒకటి, అదొకటే కాకుండా ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ దీంట్లో చూస్తే నిజామాబాద్లో, దాని తర్వాత ఇప్పుడు జహీరాబాద్లో, సికింద్రాబాద్లో, సో ఇది ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ ఇది కాంగ్రెస్ పరిపాలించినట్టు అనిపిస్తలేదు, ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలించినట్టు నడుస్తా ఉంది. అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆనరబుల్ రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడగదలిచింది ఒకటే, అంటే ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ చీఫ్ మినిస్టరా లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్ మినిస్టరా? మేము బాంబ్ సేఫ్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ప్రచారం చేస్తాం, బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒకటే అని. అది ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉన్నది, అది ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉన్నది, కేవలం పార్టీ పేరు చేంజ్, కానీ సేమ్ అదే జరుగుతున్నది, కమల్ రైట్స్ జరుగుతుంది. సో అందుకని ఇది తెలంగాణ ఒక చిన్న రాష్ట్రం, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ పైన చాలా మందికి మంచి ఒపీనియన్ ఉన్నది. సో అందుకని తను లా అండ్ ఆర్డర్ను కంట్రోల్ చేస్తూ ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి, ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు జైలు ఇన్సిడెంట్ చూసుకుంటే ఒక ఆదివాసీ మహిళ, నేను కూడా నాన్ ముస్లిం, ఒక ఆదివాసీ మహిళ పైన ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, దాని కొరకు కమ్యూనల్ రైట్స్ జరగడం అంటే అది ఏం సూచిస్తున్నది? ప్రీ ప్లాన్డ్, అంటే ఒక కమ్యూనిటీకి వ్యతిరేకంగా ఇంకో కమ్యూనిటీని తయారు చేయబడాలి. కేవలం 2% ఒక మహిళ ఒక జెంట్స్ మధ్యలో జరిగిన విషయాన్ని కంప్లీట్గా ఒక కమ్యూనిటీకి వ్యతిరేకంగా ఇంకో కమ్యూనిటీని నిలబెట్టడం, వాళ్ళ మధ్యలో కమ్యూనల్ రైట్ చేయడం అంటే ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మైండ్లో ఫీడ్ చేస్తున్నటువంటి విషయం లాగా కనిపిస్తుంది. అవును, అదే ఉన్నది రియల్గా కూడా. అందుకని ఒక బుక్ రాయడం జరిగింది, ఆర్ఎస్ఎస్కు జన్మనిచ్చింది కాంగ్రెస్, అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ మా కాంగ్రెస్ అని చెప్పినాం, అది వల్ల ప్రాక్టికల్గా కనిపిస్తున్నది. అందుకని ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారితో మా విన్నపం ఏంటిదంటే, తను సీరియస్గా లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఈ తెలంగాణలో ఎలాంటి విషయాలు జరగకుండా ఒక సెక్యులర్ స్టేట్గా, కంట్రీ సెక్యులర్ ఉన్నదా లేదా మనందరికీ డౌట్ఫుల్, ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ రూల్ చేస్తున్నది. నరేంద్ర మోదీ గారు ఎక్కడ కూడా తను కేవలం హిందూస్కే, కేవలం ఒక రిలీజన్కే పిఎంగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు, తన కార్యాచరణ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అలాగనే చేస్తే అట్లీస్ట్ తెలంగాణ రోల్ మోడల్గా చేయాలని మాకు విన్నపం. అందుకనే మా బాంబ్సేల్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇలాంటి విషయాలను మేము ఎంకరేజ్ చేయం. సెక్యులరిజం అనేది, రాజ్యాంగం అనేది 100% అమల్లోకి రావాలా. అందుకనే మీ మీడియా ద్వారా కూడా మేము తెలుపుతున్నది అనేది ఏంటంటే, మీరు కూడా ఈ విషయాన్ని తన వరకు చేర్చి దీనిపైన సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకొని జైలులో జరిగిన మిగతా చోట జరిగిన ఇన్సిడెంట్ను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి प्रॉपर जस्टिफिकेशन చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. क्योंकि इसलिए कि वो लोग समझते थे, हमें बीआरएस रूम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, धरनी पोर्टल वगैरह वगैरह, पर डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुस्लिम्स थे वो लोग सबके सब कांग्रेस के लिए वोट करे थे, और हमारे जैसे लोग भी यकीन करें कांग्रेस पे, क्योंकि राहुल गांधी की वजह से कि हम लोग एक उम्मीद देखे उसमें, पर यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है वो बिल्कुल ही अलग है. अब ऐसा लग रहा है कि जो मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट करे डिस्ट्रिक्ट में, उनको सज़ा दी जा रही है बाय द अदर्स लोकल लीडर्स जो भी है, बीजेपी का, बीआरएस का, जो भी है, तो उसका सज़ा काट रहे वो. तो व्हाट इज दिस गवर्नमेंट डूइंग टू प्रोटेक्ट द पीपल हु वोटेड फॉर देम? मैं मोहम्मद अब्दुल अजीज, प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना से मुखातिब हूँ, और आज जो प्रेस के रिपोर्टर्स और एंकर्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं, मैं बहरहाल उनकी आमद को बड़ी कदर की नज़र से देखता हूँ. आज चंद अहम मसाइल के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसका ताल्लुक़ जो लोग बरसर इक़्तिदार सवाल उनसे किया जाता है, जो लोग अपोजिशन में बैठे उनसे सवाल नहीं किया जाता. उनसे ये सवाल है कि जो वादे आपने किए थे उन वादों की तकमील किस हद तक हो सकी, और जो बात आपने कही थी, चाहे वो आपके एश्योरेंसेस की क्यों ना हो, ज़मानतों की क्यों ना हो, उनमें से कितनी चीज़ें आप कर सके. इन तफसीलात में जाने से पहले मैं
मजमूई तौर पर अपना एहसास रखना चाहता हूँ। हमारा ये एहसास है कि जो तवक्कात हमने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत से बांधी थी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था बकौल कसे कि वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। हम इस शहर के इंतज़ार में जो वोट डाले थे कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा होगा। हालांकि कांग्रेस के तजुर्बात भी हमारे पेश नज़र थे कि कम से कम मुसलमानों ने वोट देकर 52 साल तक कांग्रेस को इक़्तिदार रखा। कभी भी ये नहीं हो सकता था कि माइनॉरिटीज़ के वोट के बगैर कभी कांग्रेस इक़्तिदार पर आ सकती हो। कांग्रेस को आंख बंद करके मुसलमानों ने वोट दिया। यही बात निज़ामाबाद में जब CM नहीं थे, वो हाथ जोड़ो यात्रा के सिलसिले में रेवंत रेड्डी साहब आए थे तो उन्होंने एक सवाल हमसे किया। वो सवाल ये था कि आप लोग कांग्रेस से दूर क्यों हो गए। हमारा जवाब ये था कि ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि माइनॉरिटीज कांग्रेस से दूर क्यों हो गए। इसलिए कि हमने एतबार किया था और आपने हमारे एतबार को मजरूह किया, इसलिए लोग आपसे हट गए और इलाकाई पार्टी की तरफ चले गए, चाहे यूपी में हो, चाहे आपके बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यहाँ हो। तो ये कैफियत ये है कि ये इंट्रोस्पेक्शन आपको करना चाहिए। तो बहरहाल बात आई गई होगी, लेकिन अब मौजूदा हालात के अंदर बहुत ही कैटेगोरिकल मैं कहना चाहता हूँ, जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बहरहाल किसी ना किसी तरह जो है फ़िरक़ावाराना मुनाफरत जो है इस रियासत के अंदर तेज़ी के साथ फैल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो तवक्कात हमने कांग्रेस से बांधी थी या रेवंत रेड्डी हुकूमत से बांधी थी वो तवक्कात पूरी नहीं हो पा रही। चुनाचे आप देखिए कि आज कमोबेश 2-3 महीने मुकम्मिल हो गए हैं जनूब के अंदर, अभी ना वहाँ पर वाईफाई खुला और ना ही वहाँ पर जो है आम स्थिति जो है बहाल हो सकी और आज भी जो है अक़लियतें जो है माइनॉरिटीज़ जो है वो खौफ के आलम के अंदर मुब्तला है कि कब क्या होने वाला है। और यही कुछ कैफियत दूसरे मुकामात की भी है। यहाँ मैं एक चीज़ का तस्करा करता हूँ ताकि आप प्रेस का यहाँ लोग मौजूद हैं, आप बताइए हर वो चीज़ जिससे जो है तबक़ात के दरमियान में क्लैश पैदा होता है, हुकूमतों को चाहिए था कि वो रास्त तौर पर उसके अंदर शामिल होकर उसको हल कर देती, तो ये मामला फैलता नहीं था। जब कभी भी ऐसी सूरत हाल हो रही है, खामोश तमाशाई का किरदार अदा करना। आप बताइए इतने महीने होने के बावजूद भी कोई कंपनसेशन का ऐलान नहीं हुआ, इतने मुतालबात करने के बावजूद भी वो लोग जो मतलब ये कि बेघर हो चुके हैं, उनके घरों के सिलसिले में जो कारोबार से महरूम कर दिए गए उनके बारे में कोई हुकूमत जो है एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। हम आज के इस जो है प्रेस से मुतालबा करते हैं कि इन चीज़ों पर देखा जाए और आखिर में मैं कहूँगा कि हमको पिछली हुकूमतों को याद रखना चाहिए। लोगों ने क्यों BRS को मुस्तरद किया, इसलिए कि BRS तवक्कात पर पूरी नहीं उतरी। और अगर आज जो तवक्कात आपके हैं, तवक्कात कुछ भी नहीं है, माइनॉरिटी जैसे कि इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है माइनॉरिटीज़ आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, सिर्फ जान माल इज्जत आबरू और उनके दस्तूरी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। अगर ये चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी तो जाहिर है ये एतमाद जो है उनका मजरूह होगा। तो हम एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा करते हैं, इससे पहले कि सूरत हाल बिगड़ जाए, इससे पहले कि सूरत हाल के अंदर लोगों के एतमाद से आप महरूम हो जाएं, इसलिए कि अवाम ही वो होते हैं जो या तो आपको तख्ते पर बिठाते हैं या तख्त पर बिठाते हैं। ये आपको सोच लेना चाहिए। अगर याद नहीं है तो वो जो BRS के हुक्मरान थे उनसे पूछना चाहिए वो कौन सी गलतियां आपने की थी जिसकी बिना पर आप इक़्तिदार से महरूम होकर प्रगति भवन में बैठ गए। तब आपको मालूम होगा कि अगर वही गलतियां आप करेंगे तो फिर समझ जाइए कि ये आवाम आपको सरे से मुस्तरद करेंगे। यही एहसास थे जो इस मौके पर हमने हुकूमत के सामने रखने की कोशिश की है। मैं सैयद मोहम्मद अब्दुल कदीर, तेलंगाना राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा सदर, आज आपके सामने इसलिए आए हैं कि आपके ज़रिए अपनी आवाज़ ऐवान हुकूमत को पहुँचाएं और यह काम हमेशा प्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी से करते रहा है और उम्मीद करते हैं कि करते भी रहेंगे। आप ये सोचिए कि कांग्रेस हुकूमत जिस दिन से इक़्तिदार में आई और उस दिन से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियों का एक सिलसिला लामतनाही सिलसिला जारी है। और वो अब मैं उसको आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कांग्रेस सबसे पहला काम ये करी कि मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म करने का बड़ा ठेका लिया हुआ है और वो ख़त्म कर। अब इस वक्त हुकूमत में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं
जो हमारी आवाज़ या हमारी आवाम की बात या मुसलमानों की बात हुकूमत के सामने रख सके। यही हाल इससे साथ साथ कांग्रेस की अपनी जो तारीख है वो तारीख को फिर से दोहरा रही है। फसादात के ज़रिए से मुसलमानों को खौफज़दा करना और इलेक्शन के वक्त ये कहना कि हम ही आपके लिए जो है मसीहा उनके आते हैं, ये हमेशा का वतीरा रहा है, पिछले 52 साल का वतीरा रहा और अब फिर कांग्रेस उसी नहज पर चल रही है। ये फसादात का सिलसिला जो शुरू हुआ, मसाजिद को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये इसके अंदर हुकूमत की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है कि पुलिस को बर वक्त ये इत्तला नहीं होती। ये बात गलत है। पुलिस के पास इत्तलात होती हैं, पुलिस जो है चश्मपोशी का इजहार करती है। पुलिस को अगर इत्तला नहीं होती है लेकिन अवाम को इत्तला हो जाती है। जयनूर में फसाद होता है, फौरी तौर पे अवाम में ये बात फैलाई जाती है कि महाराष्ट्र से लोग आए थे, तो इसके माने ये है कि पुलिस को इल्म था, इंटेलिजेंस को मालूम था और ये बात ही नहीं फैलाई। अभी ज़हीराबाद में कल एक वाक़या हुआ क्योंकि सिकंदराबाद जो पीसफुल इलाका था हैदराबाद का, वहाँ पर एक मंदिर पर किसी ने हमला किया और उसका नाम जो कुछ भी हो सकता है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की हिंदू तंजीमों ने एक एहतजाज किया। उस एहतजाज के ज़रिए से मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की गई, पुलिस पे हमला किया गया। अब तक उसमें से जो है 4-5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप सोचिए कि पुलिस का ये एटीट्यूड मुसलमानों के लिए ये जाहिर करता है कि हम मुसलमानों को जो है वो हुकूक नहीं देते, वो इंसाफ नहीं देते। अगर पुलिस चाहती तो उसी वक्त सारे लोगों को गिरफ्तार करती है। आजकल तो जो है आपके पास कैमराज है, आपके पास जो है सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ 4 आदमी को गिरफ्तार किए हैं। और इसके बरक्स कल जो है ज़हीराबाद में एक वाक़या पेश आया उसी सिकंदराबाद की मंदिर के एहतजाज में, जिसके नतीजे में मुसलमानों की दुकानों को तोड़-फोड़ की गई और फौरी तौर पर बात फैला दी गई कि ये मुकामी हिंदू नहीं है बल्कि जो है कर्नाटक से आए हुए। तो ये आपका पहले से वतीरा रहा है और अभी भी है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आप ये न समझें कि मुसलमान जो है अब खौफ की ज़िंदगी से निकल चुका है। मुसलमान अब खौफ की ज़िंदगी से निकल चुका है, वो अपने फैसला खुद करता है। चुनाचे आपको इक़्तिदार सौंपा तो मुसलमानों ने खुद फैसला किया और BRS की जो नाकामियाँ थी, BRS के साथ जो कुछ भी हमारे साथ उनका रवैया था, तो मुसलमानों ने फैसला करके आपको वोट दिया। और ये बात रोज़ अव्वल से हमको मालूम थी कि मुल्क के रियासत के जो सरबराह है वो जो है RSS के और BJP के हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ मैं BJP का जो है स्टूडेंट लीडर रहा हूँ और स्टूडेंट लीडर जब भी बनते हैं कि जब RSS से आपकी वापसगी हो। आज आप जैसे ही इक़्तिदार में आए तो वह RSS ज़हनियत रखने वाले तमाम पुलिस ऑफिशियल्स सरगर्म हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे साथ अब पीछे हमारी पीठ ठोकने के लिए कोई ठहरा हुआ है। तो ये सिलसिला अगर जारी रहा तो आप ये न समझना कि इक़्तिदार आपके साथ रहेगा। इक़्तिदार तो जो है कभी भी किसी के साथ नहीं रहा। और मुसलमान अब तक ये सही है कि कांग्रेस को बहुत ज़माने तक सपोर्ट करते रहे, लेकिन अब मुसलमान खौफ की सियासत से निकल चुके हैं और मुसलमान अपने फैसले करने का हक़ भी रखते हैं और अज़्म भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। यही चंद बातें थी जो आपके सामने रखा हूँ। शुक्रिया। గుడ్ మార్నింగ్. తెలుగులో మాట్లాడాలా రెండు మిస్టేక్స్ మాట్లాడాలా? देखिए यहाँ पर हम सब कंसर्न हैं कि तेलंगाना के अंदर दिन ब दिन कम्युनल वायलेंस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। पूरे तेलंगाना के अवाम हम सब बहुत कंसर्न हैं, परेशान हैं। ये आवाम के लिए भी सही नहीं है, हुकूमत के लिए भी सही नहीं है। जो नोटिस लेना है वो क्या कर रही है, ये सवाल करने के लिए हम आए हैं। जिसके पास इक़्तिदार नहीं है वो कुछ करने की तरफ ध्यान दे रहे, जो कर सकते हैं क्यों आराम से बैठे हैं ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, हम आराम से नहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो तो हमारे सामने लाओ। जयनूर में जब हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए जब गए थे, पहले तो आदिलाबाद से वापस आ गए। सेकेंड टाइम हम किसी ने कहा 17 के बाद आ जाइए, विसर्जन हो जाएगा गणेश का, तो फिर आप जा सकते हैं। हम 19 गए। फिर चेक पोस्ट वहां पर पुलिस अंदर जाने नहीं दी, कच्चे रोड से हम कर गए। बहुत मुश्किल
कि असेंबली इलेक्शन से पहले से ही वहाँ पर ये पूरा प्लान तरीके से कम्युनल वायलेंस के लिए इक़्तिदार हो गए। बहाना था, बहाना तलाश कर रहे थे। बहाना क्या था? एक मुस्लिम लड़का गाड़ी लेके चल रहा था, एक बंडरा कम्युनिटी के लड़के के पैर के पैसे वो टायर चले गया। इन्हों गाली दी, वो गाली दी, वो लोग 4 लोग आके मारे, इन्हों 4 लोग आके मारे, बात खत्म था वहाँ पर। उसमें से एक मुसलमान साहब बंडरा कम्युनिटी के पास जाके बोले, हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, हमारे यूथ को हम बचा लेंगे, यहाँ हमको दिन रात रहना है। समझाने के लिए गए तो 200 लोग मिलकर उनको मार गए। जब वो उसका इतला नहीं तो मुस्लिम कम्युनिटी से चले गए मारने के लिए। एक क्यों इश्यू है क्या? जब 100-200 लोग मोबिलाइज होकर एक जगह जा रहे तो पुलिस क्या कर रही? तो ये एक तरफ, फिर असेंबली इलेक्शन में एक तरफ चलो हम समझते हैं कि अचानक हुआ, पुलिस को नहीं मालूम था, लेकिन जब आवाम को मालूम था 2 दिन तक आप लोग मार्केट मत खोलिए, यहाँ प्रोसेशन होने वाला है, ये रैली निकलने वाली है, कहीं नुकसान हो जाएगा, एक फर्क को मालूम था वहाँ पर, तो पुलिस को ऐसा नहीं मालूम था। हम ताज्जुब करते हैं कि हम लोग 10 गाँव से होते हुए जा रहे थे, गाँव में ज़्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन उस प्रोसेशन में 5000 लोग आए हैं। 5000 लोगों को मोबिलाइज करके आते वक्त पूरे वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट क्या हो कंबल के सो रहे थे। एक आम आदमी को इन्फॉर्मेशन मिल जाता, इंटेलिजेंस को नहीं मिलता क्या? जब इंटेलिजेंस का फेल्यूर है तो गवर्नमेंट फेल्यूर है। और वहाँ के डीएसपी साहब बोलते हैं मुसलमान बच्चों को अपने पुलिस थाने में खड़ा करके ये बोलते हैं कि देखो मैं तो नहीं हूँ खड़ा, किस चीज़ के रिवाज ले रहे हैं? वो बंडरा कम्युनिटी के थे, अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने कम्युनिटी को डेवलपमेंट की तरफ लेके आने के, मुसलमानों की जायदाद को जलाना जरूरी था। और 4 घंटे तक हाथ बन के चलो खुला खुला छोड़िए। एक गुजरात स्टाइल है, गुजरात का फसाना याद है तो वहाँ पर भी फ्री हैंड दिए थे, और परसों यूपी में भी 2 घंटे के लिए फ्री हैंड दिए थे, तेलंगाना में जैनों के अंदर 4 घंटे फ्री में दिए थे। ये सब वही पैटर्न है, ये सब वही पैटर्न है। ये बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी का ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है, चल रहा है यहाँ पर। तो उस पैटर्न के साथ जब तेलंगाना के अंदर आ गए तो हम कहते हैं कि तेलंगाना एक पीस रिपब्लिक का प्लेस है, यहाँ पर ऐसा कोई फसादात नहीं होनी चाहिए। जैनों में मुसलमानों की इतनी सारी दुकानें जल गई, सारे फसादात थोड़े थोड़े भर, लेकिन जैनों में कितना फसाद हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतना प्रॉपर्टी चली गई, लोग जो है रोड पे आ गए, छोटे छोटे कारोबार वाले वहाँ से माइग्रेट होके चले गए, भूखे मार रहे हैं। अब आज तक 145 सेक्शन वहाँ पे पड़ा है, इंटरनेट बहाल नहीं किया गया। वो लोग कैसे जाएंगे? ना हमको जाने दे रहे, ना जाके कुछ कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है? ये स्टेट के खिलाफ मुकदमा बनता है। जो काम आपको नहीं आता, आपसे नहीं हो सकता, क्यों जिम्मेदारी लिए? एक सिद्दत साहबा को भेज दिया हम लोग, हमारा ठंडा हो गया। सिद्दत साहबा हमारे जैसे लोगों से क्यों नहीं बात किए? हम लोग तैयार है, हम लोग पीस एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे जैसे प्राइवेट एनजीओ रेडी है। वहाँ पे बंडरा कम्युनिटी और बंजारा कम्युनिटी बीजेपी रिलेटेड है, आदिवासी सर मुसलमानों के बीच में भाईचारगी है, कोई मसला नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। ये बंडरा कम्युनिटी के लोग, बंजारा कम्युनिटी के लोग वहाँ के मुसलमानों को दुकानों से जल के उनके डिस्प्लेस करना, उनके दुकानों को नुकसान करना, इनका अपना कारोबार चमकाने के लिए करने वाले फसादात है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली तोड़ने वाली बात है, उसको सब्सिडी करने के लिए यहाँ मंदिर हटाए, मंदिर में थोड़े, मस्जिद में थोड़ा, इस तरह के बातें लेके आ रहे, बैलेंस नहीं कर सकते। जैनों ने सिर्फ इंटरनेशनल इश्यू ना हो, जैनों का इश्यू इंटरनेशनल इश्यू है, इस पर एड्रेस करना जरूरी है। गवर्नमेंट को उधर के आना होगा, कंपनसेशन अनाउंस करना होगा, फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होना होगा। ये हमारा डिमांड है, और वहाँ पीस एस्टैब्लिश करने के लिए आप गवर्नमेंट से आगे बढ़िए। हमने एनजीओस प्राइवेट हैं, हम आप जैसे लोग पूरे हम एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार हैं वहाँ पर। लेकिन अब आपका चुप्पी पूरे तेलंगाना को लेकर डूब रही है। और माधवी लता बस उनको तो मिलना ही चाहिए कुछ। माधवी लता क्या समझ रहे हैं अपने आप को? छोटी चीज को भड़का के लोग भड़का भाषण लेके आके
कंपनसेशन उनको रिलीज करने की तरफ लेके आइए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये करना होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।